स्वागत है साथियों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सभी में समान रूप से आवश्यक प्रश्न हैं। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा, पद्मावत की रचना किस शैली पर हुई है। तो बात यहाँ पर शैली की हो रही है, तो हमें ध्यान रखना है कि पद्मावत की रचना मसनवी शैली पर हुई है। ध्यान रखेंगे, फारसी की शैली है, फारसी की पद्धति है, रचना पद्धति मसनवी, उस पर पद्मावत की रचना हुई है। देखते हैं आगे, पद्मावत का पूर्वार्ध किस पर आधारित है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो पूर्वार्ध का हिस्सा है पद्मावत का, वो एकांत प्रेम मार्ग का आभास देता है, और जो इसका उत्तरार्ध है उसे ध्यान से देखेंगे, ये लोक पक्ष का विधान करता है। ये बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है। पद्मावत लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है पाठ्यक्रम में, इसलिए बहुत अच्छे से आपको जान लेना होगा कि जो एकांत प्रेम मार्ग का भाव है वो पूर्वार्ध के हिस्से में दिखाई पड़ता है पद्मावत के। लोक पक्ष का विधान यहाँ पर उत्तरार्ध में है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। ध्यान रखेंगे, ये शुक्ल जी का कथन है हिंदी साहित्य के इतिहास में कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत का स्थान क्या है, सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रौढ़ बहुत मैच्योर है जो प्रेम गाथा की परंपरा है उसमें। अगला पॉइंट है, पद्मावत में रतन सेन की सभा में राघव चेतन कौन सी सिद्धि प्राप्त की थी, यानी राघव चेतन ने कौन सी सिद्धि प्राप्त की थी जो रतन सेन की राज्यसभा में शामिल था। ये पंडित के रूप में था, उसे यक्षिणी की सिद्धि थी। ठीक है, तो वो क्या कर सकता था कि ग्रह नक्षत्रों की दशा बदल के दिखा सकता था। जिस दिन पूर्णिमा न हो उस दिन वो दिखा सकता था, यानी द्वितीया तृतीया के दिन भी वो दिखा सकता था कि आज पूर्णमासी है। तो इस तरह की यक्षिणी की सिद्धि थी उसे, राघव चेतन को, ध्यान रखना है आपको। और ये रतन सेन की राज्यसभा में था। रतन सेन चित्तौड़ के राजा थे। इसमें देखेंगे, सरवर तीर पद्मनी आई, ये काव्य पंक्ति है। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोर केस मकुलाई। इस पंक्ति में खोपा से क्या आशय है ये बताना है आपको। तो सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोर केस मकुलाई, तो ये जो पंक्ति है ये पद्मावत पर आधारित, पद्मावत से ली गई पंक्ति है। और इसमें मानसरोवर खंड जो उसमें है उसमें आप देखेंगे कि खोपा शब्द है, यानी कि सरवर के, सरवर माने जो तालाब है उसके किनारे, सरोवर के किनारे पद्मिनी आई हुई है। अब वो स्नान करने जा रही है, तो क्या, खोपा छोर केस मकुलाई। खोपा से तात्पर्य है बालों का गुच्छा या जूड़ा। वो अपने जूड़े को खोलती है और ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पाताल तक जो उसके जब बाल फैलते हैं काले घने, तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग से लेकर पाताल तक बादल छा गए हो, अंधेरा हो गया हो। ठीक है, तो ये खोपा शब्द को आपको ध्यान रखना है, इससे क्या आशय है। आगे देखते हैं, उन बानन अस को जो न मरा, बेधि रहा सगरो संसारा। उन बानन, जो नेत्रों के उसके बाण है, उससे कौन है जो नहीं मरा, बेद रहा सगरो संसारा। यह काव्य पंक्ति पद्मावत के किस सर्ग से है। तो ध्यान रखेंगे, नखशिख खंड से है, और नखशिख खंड जो है पद्मावत में 10वां खंड है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नखशिख खंड यूपीएचएससी, यूपी हायर के पाठ्यक्रम में भी है, इसलिए आपको इस पंक्ति को पहचानना है। उन बानन अस को जो न मारा, बेदि रहा सगरो संसारा, तो इसे ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने किस सूफी कवि के बाद प्रेममार्गी सूफी परंपरा को समाप्त माना है। यानी जो एक कंटिन्यूअस धारा चल रही थी प्रेममार्गी सूफी परंपरा की, वो किस कवि के बाद समाप्त हो जा रही है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि शेख नबी, ज्ञानदीप इनकी रचना है, शेख नबी के बाद से ही प्रेममार्गी सूफी काव्य परंपरा की जो पद्धति थी उसे, उस परंपरा को समाप्त मान लिया। बाद में कुछ रचनाएं जरूर मिल सकती हैं, जैसे यूसुफ जुलेखा की बात है, लेकिन अंतिम रचना के रूप में आप उसे मान सकते हैं कि बहुत कोई अच्छी रचना मिल गई है। लेकिन जो एक परंपरा चल रही थी सतत, वो समाप्त मानी गई शेख नबी से, ये शुक्ल जी लिख रहे हैं। अगला जो तथ्य, कवि नूर मोहम्मद कहाँ के रहने वाले थे। नूर मोहम्मद कहाँ के रहने वाले थे, इसे ध्यान रखना है आपको। जौनपुर सबरहद नामक स्थान के। इनकी रचना कौन सी है, और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण जो काव्य पंक्ति है वो भी चर्चित है, कमेंट करके आप बताएंगे। नूर मोहम्मद कहाँ के रहने वाले थे, जौनपुर के। तो जौनपुर वालों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके यहाँ के एक बहुत प्रतिष्ठित कवि हुए हैं रीतिकाल में, कवि नूर मोहम्मद। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारी इस क्लास में जो बहुत उपयोगी होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। साथ ही ये सूचना है आप सभी के लिए कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत सारे वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ व्याख्यात्मक प्रश्नों का पूरा संग्रह है। यूपी हायर की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत उपयोगी जो नोट्स है यूपीएचएससी 2025। इसमें वन लाइनर के रूप में सभी रचनाओं पर परफेक्ट शामिल है। साथ ही 700 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह हमारे इस यूपीएचएससी टेस्ट सीरीज में है जो पूरी पाठ्यक्रम की रचनाओं पर आधारित है। यूपीएलटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रिटर्न नोट्स हमारे पास है और टीजीटी पीजीटी के लिए 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि बहुत सेलेक्टेड प्रश्न है उनका पूरा संग्रह इसमें दिखाई पड़ेगा। यूपी हायर की क्लासेस भी बैच चल रही है, आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम पूरे पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं अगला पॉइंट। धेनु दुहत अतिही रति बाढ़ी। धेनु गाय का दूध दुहते हुए, अतिही रति बाढ़ी उस समय, तो जो नायक नायिका एक दूसरे से दूध के जो छींटे एक दूसरे पर मारते हैं, तो ये सूरदास जी की काव्य पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। धेनु दुहत अतिही रति बाढ़ी। अगला तथ्य है मुरली तौ गोपाल ही भावती। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखेंगे सूरदास जी की पंक्ति है। तो सूरदास जी से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में उद्धृत हैं, वो आपको तैयार रखनी चाहिए क्योंकि शुक्ल जी ने जो पंक्तियां उठाई हैं वो बहुत चुनिंदा पंक्तियां हैं और उनसे परीक्षाओं में पूछे जाने की उनकी बहुत संभावनाएं होती हैं। तो देखते हैं अगला तथ्य। आचार्य शुक्ल के अनुसार नंददास किसके समकालीन थे? तो नंददास के विषय में लिखते हुए आचार्य शुक्ल जी बताते हैं कि ये सूरदास जी के प्रायः उनके समकालीन थे, ध्यान रखेंगे। अगला तथ्य है निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण कौन देश को वासी, ये काव्य पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की है। यानी गोपियां जब उद्धव से प्रश्न करती हैं कि तुम जिस निर्गुण ईश्वर की तुम आराधना कर रहे हो, हमें उसका ज्ञान दे रहे हो, योग मार्ग सिखा रहे हो, वो किस देश का वासी है, कहाँ का रहने वाला है? तो ये पंक्ति सूरदास जी के भ्रमर गीत सार से है और भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है भ्रमर गीत सार, वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सूरदास का सबसे मर्मस्पर्शी और सबसे वाग्वैदग्ध अंश कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि भ्रमर गीत सार सूरदास का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदग्ध पूर्ण अंश है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भ्रमर गीत सार। नंददास की रासपंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो सबसे पहले यही बात ध्यान रखेंगे, रासपंचाध्यायी नंददास की है। किस छंद में लिखी गई है? तो ये रोला छंद में लिखी गई है, इसे ध्यान रखेंगे। तुम नीके दुहि जानत गैया, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखेंगे ये कुंभन दास जी की काव्य पंक्ति है। तुम नीके दुहि जानत गैया, कभी यदि परीक्षाओं में पूछेगा तो हम सभी या प्राय सबसे ये गलतियां होती है कि सूरदास पे ही टिक लगाते हैं, लेकिन कुछ पद ऐसे हैं शुक्ल जी की पुस्तक में जो उन्होंने बताया है कि कुंभन दास जी के हैं, तो आपको उसे याद रख लेना चाहिए कि तुम नीके दुहि जानत गैया, तुम बहुत अच्छे से गैया लगाने जानते हो। तो इस तरह से वो कहते हैं, यहाँ पे कुंभन दास जी लिख रहे हैं। अगला जो काव्य पंक्ति है कि सखी हों श्याम रंग रगी, देख बिकाई गई वह मूरति, सूरत माही पगी, सखी हों श्याम रंग रंगी। यह काव्य पंक्ति किसकी है? ये गदाधर भट्ट जी की काव्य पंक्ति है। सखी हों श्याम रंग रगी, देख बिकाई गई वह मूरति, सूरत माही पगी। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है गदाधर भट्ट जी के विषय में। अगली जो काव्य पंक्ति है मन रे परस हरि के चरण, ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो ध्यान रखेंगे ये मीराबाई जी की काव्य पंक्ति है, मन रे परस हरि के चरण। तो साथियों इस तरह के जो पद्मावत से संबंधित, सूरदास जी से संबंधित और कृष्ण भक्ति धारा के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, हमने इसे 10 मिनट की पूरी क्लास में बहुत अच्छे से देख लिया। और आप इन काव्य पंक्तियों को अगर तैयार रखते हैं तो काव्य पंक्तियों से पूछे जाने वाले, उन्हें पहचान करने वाले जो भी प्रश्न बनेंगे तो आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ऐसी छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से हम लगातार जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कौन सी क्लासेस आपको हमारी सबसे अच्छी लगी अब तक कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम और बेहतर ढंग से आप सभी के लिए छोटी छोटी में क्लासेस में बड़ी बड़े तथ्यों की जानकारी प्रामाणिक ढंग से आचार्य शुक्ल, बच्चन और नगेंद्र की पुस्तकों पर आधारित तथ्यों को लेकर के प्रस्तुत रहेंगे। हमारे यूपी हायर के पाठ्यक्रम जो हमने नई बैच शुरू की हुई है उसे ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9696
994252। अब तक 10 क्लासेस हो चुकी हैं यूपीएचएससी की और लगातार हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो जुड़ सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक की सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी और आने वाली सभी क्लासेस हम लाइव ढंग से पढ़ते चलेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।